मैंने सुना है आप मुंबई गए, आपने टीवी में एक्ट किया। हम 10,000 लोगों में से 60 लोग थे जिसमें मैं थी। जैसे ही मैं स्टेज पे गई मैंने तीनों को देखा, मेरा सॉन्ग प्ले हो गया, मैंने तो आज क्यों नहीं किया। और वो आपको एक ही बार मौका दे, अपनी साइड से ना 100% दो किसी भी चीज में। आपकी जो वैल्यू है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके फॉलोअर्स नहीं है, आप क्या करते हो उसकी वजह से फॉलोअर्स हैं। कि हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं कि कोई भी वल्गर कंटेंट, एक अच्छा इन्फ्लुएंसर वो है जिसकी आप पर्सनल लाइफ में भी जाकर देखें और वो बहुत अच्छा इंसान है। आज मोदी जी को बहुत लोग ट्रोल करते हैं, वो अगर इन सबको देखेंगे तो काम करना छोड़ देंगे क्या? कि आपका कौन सा ऐसा माइंडसेट और कौन से ऐसे बिलीव्स जो आपको बहुत हेल्प किया? लोगों को सोशल मीडिया पर पता ही नहीं कि ब्लॉगर क्या है, इन्फ्लुएंसर क्या है, एक्टर क्या है, एक्ट्रेस क्या है, मतलब सब अपनी प्रोफाइल में इन्फ्लुएंसर लिखकर बैठ। दोस्तों आज की हमारी जो गेस्ट है वो नित्यांगना है। उनका एक डांस स्कूल है। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला डांस स्कूल जहां वो रहती थी वहां से शुरू किया था। और ये चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर करती है। किसी भी आर्टिस्ट की जो जर्नी है वो यूजुअली बाकी लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो सकती है। तो आज आपको बहुत सारे नुआंसेस मिलेंगे कि किसी एक आर्टिस्ट की जर्नी में कौन कौन से मोड़ आते हैं और उन पर कैसे वो उसको पार पाते हैं। इन्होंने टीवी में भी काम किया है। आज इनका जो डांस स्कूल है दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फेमस डांस स्कूल हियर इन ग्वालियर। शी हैज़ वर्कड as she is also a social media influencer. I present you निशा शर्मा। So निशा, सबसे पहला चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शुरुआत में इस पूरी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ से तुम्हें ये डांस का जो कीड़ा है, योर लव फॉर डांस, किस चीज़ ने स्पार्क किया? सबसे पहले मैं डांस तो करती थी जैसे और बच्चे घर में डांस करते हैं। तो हमारे जिस कॉलोनी में हम रहते थे वहाँ पर ना भजन होते थे एक आंटी के घर पर, तो मैं वहाँ पर डांस करती थी। और वहाँ डांस करते करते तो सब लोग मेरी बहुत तारीफ़ करते थे कि कितना अच्छा डांस करती है, कितना अच्छा। तो जब भी आंटी के यहाँ भजन होते थे वो लोग मुझे बुला लेते थे वहाँ पर। फिर उसके बाद एक बार मैंने एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया जस्ट फॉर फन, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं बहुत अच्छी डांसर नहीं थी मेरे नज़र में, बट वहाँ पर मैं फ़र्स्ट आ गई। और वहाँ जब फर्स्ट आई ना तब भी शायद वो नहीं था कि मुझे लाइफ में डांसर ही बनना है, बट न्यूज़पेपर में ना मेरा एक छोटा सा नेम आया था और वो पूरे कॉलोनी वालों ने पढ़ लिया था, क्योंकि उस टाइम तो न्यूज़पेपर का काफ़ी जलवा होता था ऐसे। तो मेरे पापा ने भी ना वो हाईलाइट करके रख लिया था और जो भी आते थे ना उनको देखो निशा का नाम आया था, देखो निशा का नाम आया था। एंड मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैंने इतनी मेहनत की, मतलब पढ़ाई में या और भी चीज़ों में मैं करती हूँ, तब तो किसी ने नहीं देखा मेरा रिजल्ट या और भी चीज़ें, बट मैंने एक डांस कंपटीशन किया और मेरा इतना नाम हो गया। तो मुझे ना वो जो एप्रिसिएशन था जिसकी भूख आज भी मैं रखती हूँ, एप्रिसिएशन की। उम्र क्या थी आपकी उस समय? उस समय मेरी उम्र हो गई यही 7-8 साल। हाँ, तो वो जो एक था ना कि वो जो भूख वहीं से स्टार्ट हुई कि मुझे डांस में करना है, मतलब डांस धीरे धीरे करना है। एंड 2-3 साल तो मैंने ऐसे ही किया। फिर 10th के बाद तो मैंने सोच ही लिया कि मुझे अब डांसर ही बनना है। सो ये जो डांस स्कूल है इसकी शुरुआत कैसे हुई? डांस स्कूल की शुरुआत ऐसे हुई कि हम लोग फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं थे कि अगर मैं डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हूँ तो उसकी फ़ीस के लिए भी हमारे पास उतना अमाउंट हो। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं डांस सिखाऊँ भी, जो मैं करती हूँ, तो मैंने घर में ही सिखाना सबसे पहले स्टार्ट किया। तो मैं 50-50 रुपीज़ में घर पे डांस सिखाती थी। उसके जो 150-200 रुपये आ जाते थे 3-4 बच्चों के, उससे फिर मैं अपना फॉर्म फिल करती थी जहाँ मुझे डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होता था। और मम्मी पापा के साइड से भी जो होता था वो बेस्ट करते ही थे, कैसेट भरवाना, फिर उसमें गाने करना, फिर किसी म्यूज़िक सिस्टम लेना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मम्मी पापा भी करते थे। बट मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। देन बच्चे बढ़ते गए तो मेरा जो जिस घर में मैं रहती थी वहाँ पर एक ही रूम था और एक ही रूम में किचन था। तो अगर देखा जाए कि उस रूम में हम 5 लोगों के लेटने के लिए भी जगह नहीं होती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे डांस स्कूल खोलना चाहिए। तो मैंने एक छोटा सा हॉल लिया और वहाँ से फिर मेरे डांस एकेडमी की स्टार्टिंग हुई जब मैं 11 साल की थी। 11 साल के थे आप जब आपने डांस स्कूल अपना पहला शुरू किया? मतलब ऑफिशियली पहले तो आपका एक्चुअली डांस स्कूल तो आपका घर से ही शुरू हुआ, राइट। ओके।
सो वो अनुभव कैसा रहा? आप 11 साल के होने के बाद आपने वो डांस स्कूल शुरू किया और ये चीज़ें, तो इज़ देयर लाइक कि दैट वाज योर फर्स्ट वेंचर और Yes. वही चीज़ कंटिन्यू करते चले गए आज ये निशा डांस स्टूडियो, जो वहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी का कुछ थोड़ा सा हमें बताओ कि कैसा रहा शुरू में? बहुत अच्छा रहा। मतलब पहली बात तो मुझे सबसे एक चीज़ लगती है कि जब मैंने 11 साल की उम्र में डांस सिखाना शुरू किया तो मैं बहुत कम एज में ही बहुत बड़ी हो गई, बिकॉज लोग मैम और दीदी मुझे बोलने लगे। तो वो एक इसका डांस का एक चीज़ थी। एंड जर्नी बहुत अच्छी रही कि मैं ऐसी कोई भी संगति में नहीं रही। जब लोग कहते हैं ना बिगड़ने वाली एक संगति होती है आपकी, वो टाइम शायद मेरी लाइफ में आया ही नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है एक पहले बहुत छोटे सब लोग बोलते थे बहुत कम एज में बहुत कुछ अचीव कर लिया, अब एकदम डायरेक्ट लोग बोलते हैं और निशा शादी कब कर रही हो? तो वो जो बीच वाला जो चीज़ थी वो मेरी लाइफ से कहीं ना कहीं मिसिंग रही। बट हाँ, वो जो एक बिगड़ने वाला टाइम था वो मेरी लाइफ में आया ही नहीं कभी। क्या बात। जब आप वहाँ से शुरू करते हो, जब आप बिल्कुल ग्राउंड से शुरू करते हो, जब आपके पास ना तो कोई ऐसे रोल मॉडल्स हैं जिनको देखकर आप सीख जाओ, ना ही आपके पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ से आपको बहुत कुछ समझ में आने मिले, तो क्या चैलेंजेस आते हैं? चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, बिकॉज लोग आपको डिमोटिवेट बहुत करते हैं, है ना। अरे डांस में तो क्या ही रखा है, अरे उसकी लड़की तो डांस करती है, और वो भी डांस, यू नो। मतलब डांस को मुझे ऐसा लगता है अब टाइम के साथ साथ उसको रिस्पेक्ट मिलने लगी है और अब बच्चे करने लगे हैं। अब हमारा बेटा इसके यहाँ सीखता है, वो होता है ये। बट जब मैंने स्टार्ट किया था अराउंड 19 ईयर्स बैक, 19 साल हो गए आज, तब डांस को मतलब सब लोग अरे क्या डांस वांस कराते हो, उससे पढ़ाई वढ़ाई में आगे निकलवाओ। देन मेरे लाइफ में ना एक डॉक्टर आया था जिसने मुझसे डांस सीखा था, तब मैं बहुत छोटी थी। तो उसने मुझे बोला कि यू नो आप बहुत लकी हो, यू आर वेरी टैलेंटेड। एंड वो उनको मैं भैया बोलती थी क्योंकि वो काफ़ी बड़े थे मुझसे, वो डॉक्टर थे। तो मैंने बोला क्यों, पर आप तो डॉक्टर हो ना। मैं तो डॉक्टर ही बनना चाहती थी। तो उन्होंने बोला अच्छा एक बात बताओ, आपके शहर में कितने डॉक्टर होंगे? मतलब पता नहीं, कहते 2000 10,000। मैंने बोला हाँ, और डांसर कितने होंगे? 100 200। तो सोचो आप इतने बड़े शहर में 100-200 लोग हो, तो यू आर वेरी टैलेंटेड। करेक्ट। एंड वो जो मेरे माइंड में एक चीज़ थी ना कि डांस कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, डांस मेरी लाइफ बना सकता है, जो कि आज बना भी दिया गई है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना कि बिफोर लोग आपके काम की, आपके टैलेंट की कदर करें, उससे पहले आपको खुद रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। Yes. और होना भी चाहिए। एंड जैसे कि लोग बोलते थे कि डांसर, एंड मुझे ऐसा लगता है कि बीच में मेरा एक सफ़र भी रहा है एंटरप्रेन्योर का, जिसमें फ़लसफ़ा कैफ़े मैंने ओपन किया। बट मैंने अपने हाथ पर नृत्यांगना लिखवाया है ना, डांसर, एंड अपने राइट हैंड पर। इसका भी एक रीज़न है कि आइए नृत्यांगना से हाथ मिलाइए, डांसर से आप हाथ मिलाइए। तो मैं अपनी डांस की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। एंड हर जन्म में, मैं हमेशा बोलती हूँ, हर जन्म में मैं डांसर ही बनना चाहती हूँ। सो डांस आपको कहाँ कहाँ लेके गया? मैंने सुना है आप मुंबई गए, आपने टीवी में एक्ट किया, वहाँ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में कुछ बताइए कि उनसे आपकी ज़िंदगी पे, करियर पे किस तरह का क्या लर्निंग लिया और क्या सीखा आपने? जब आप छोटे शहर से मुंबई जैसे शहर में जाते हो तब क्या होता है? सबसे पहले मैंने एक चीज़ सीखी जो लाइफ टाइम मुझे याद रहेगी, और मैं सभी को वो बताती हूँ कि मुंबई के एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि आपके अंदर जो ईगो है कि मैं आई एम द बेस्ट इन माई सिटी, जब आप बॉम्बे जाओगे आपके जैसे करोड़ों लोग हैं वहाँ पर, तब आपको पता चलेगा कि आप क्या हो। और जब आपको ये पता चलता है कि आप क्या हो ना, तब आप अपने ऊपर बहुत मेहनत करने लगते हो कि अब मुझे आगे बढ़ना है। तो जो मेहनत की मैंने खुद के ऊपर, वो मुंबई जाने के बाद स्टार्ट की। फर्स्ट एक्सपीरियंस मुंबई से ये था। सेकेंड कि आपको छोटे शहर में ना लोग बहुत जज करते हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती है। मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से पास आउट थी, तो हमेशा ना मुझे यहाँ पर डिमोटिवेट ही किया गया मोस्टली कि अरे हिंदी मीडियम में इंग्लिश नहीं आती, ओ ऐसी पार्टीज में नहीं बुला रहे क्योंकि इंग्लिश नहीं आती है ना, छोटे स्कूल में पढ़ी है। बट बॉम्बे में इतने सारे लोग हैं ना, कोई हिंदी और इंग्लिश पर ध्यान भी नहीं देता है, एक्चुअली ध्यान नहीं देता है। वहाँ पर सिर्फ कला की कदर है। तो मुझे समझ आया कि जो मेरा एक कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर डेवलप हुआ वो मुंबई जाने से हुआ। ओके। हाँ, एंड वहाँ पर मैंने सीरियल्स तो किए ही, पर मैंने सीखा बहुत कुछ। जैसे मेरा डिक्शन ठीक नहीं था, तो मैंने मुंबई जाकर ही सीखा वो। एंड कहीं भी आप अपने शहर को छोड़ के, चाहे वो डांस हो या कोई भी जॉब हो,
आपकी संगति पर बहुत डिपेंड करता है कि आपका करियर कैसा होगा। मतलब आपके फ्रेंड्स, आप जिस शहर में रह रहे हो, लोग बोलते हैं बॉम्बे बहुत ख़राब है, दिल्ली बहुत ख़राब है। ऐसे तो मुझे लगता है हर जगह ही ख़राब है, पर आप कैसे हो, आपकी संगति कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका करियर कैसा होगा। तो मैंने मुंबई से बहुत कुछ सीखा। ठीक है, ये बात तो सही है कि आप जब बड़े शहरों में जाते हो, बड़े शहर आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, बट आप कैसे वहाँ पे, मतलब लाइक कि आप शुरुआत कैसे करते हो? चले तो गए शहर में, स्टेशन से तो सब कुछ शुरू नहीं होता ना। हाँ, स्टेशन से, राइट। तो सबसे पहले मैं जब गई तो मेरा एक फ्रेंड था, वो वहाँ पर जॉब करता था। तो अगर देखा जाए ना, सबका मेरी लाइफ में ना अपना अपना एक रोल रहा है। मतलब मैं कहती हूँ हर इंसान में भगवान है, क्योंकि भगवान को हम देख नहीं सकते, पर वो इंसान के थ्रू ही हमारे लाइफ में आता है। तो बॉम्बे जाने का जो सपना था वो मुझसे ज़्यादा मेरे मम्मी पापा का था कि ये बॉम्बे जाए, एंड बॉम्बे चली तो जाए, पर बॉम्बे तो इतना बड़ा है, कैसे काम मिलेगा या कहाँ जाएंगे कुछ नहीं पता है। देन मेरा जो एक फ्रेंड था उसने मुझे बोला कि निशा बॉम्बे आना, मेरे घर रुकना। ओके। तो हम उसके घर चले गए, और उस टाइम मैं सच बताऊं कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना भी नहीं आता, तो बहुत ही सीधी टाइप की लड़की थी मैं। तो मुझे ज़्यादा एक्टिव नहीं थी मैं फ़ोन पे। तो उसी ने सर्च किए कि कहाँ ऑडिशन होते हैं, एंड मैं लंबे लंबे मेरे बाल थे, 2 छोटी करके, सूट पहन के, और मैं ऑडिशंस देने चली गई। मुझे आज भी याद है जब मैं पहले दिन ऑडिशन देने गई थी ना, मुझे हर जगह से भगाया ही था। दिस इज़ ट्रू। मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी को देख कर ये चीज़ बोल रहे हैं, बट आपके लिए कोई काम नहीं है, आपके लिए कोई काम नहीं है। अब हम क्या किया, ज़्यादा आइडिया तो था नहीं, हम दूसरे दिन भी सेम प्लेस पर पहुँच गए, वही गली वली में से घूम के। तो एक सर थे, उन्होंने देखा कि यार ये कल भी अपने पापा के साथ आई थी, आज भी अपने पापा के साथ आई है, तो चलो। उनने मेरे पापा से बात की, तो मेरे पापा ने बोला कि सर मैं बेटी को ऑडिशन, उसने एक्टिंग की हुई है। तो उनने सोचा हाँ बेटा करके दिखाना ज़रा, क्या सीखा है तुमने। एंड मैंने जैसे ही अपना डायलॉग बोला, सब लोगों ने खड़े होकर मेरे लिए क्लैप किया, और उन्होंने बोला कि देखना तुम एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनोगी। और उसके 3 दिन बाद ही उन्होंने मुझे 14 अकबर दे दिया, वही सर ने। ओके। हाँ, तो वहाँ पहले तो मैं 1 डे पर गई थी, मतलब 1 दिन के काम पर। तो 1 दिन के काम को मेरे को 2 दिन का मिल गया वहाँ पर। तो 2 दिन मैंने शूट किया, तो मुझे समझ आया कि कैमरा कैसे फेस करना है या क्या होता है। बहुत डरी हुई थी, बट कहते हैं ना बहुत सहमी हुई भी थी, और बॉम्बे में सहमे हुए लोग थोड़े कम रहते हैं। तो लोग मुझे आके पूछे थे पहली बार आई हो, पहली बार आई हो। मैंने बोला हाँ मुझे बड़ा डर सा लग रहा है, बट सबने बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया। और उस दिन मुझे पता लगा कि जो लोग बोलते हैं लाइक बॉम्बे के लिए भी कि वहाँ सिर्फ कास्टिंग काउच ही होता है, और ऐसा नहीं है। आपके टैलेंट पर भी निर्भर करता है कि आप वहाँ पर क्या काम करोगे। करेक्ट। तो मैंने फिर सीरियल वहाँ पर करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे फिर मैंने अपने ऊपर भी ग्रूमिंग करना स्टार्ट की, चाहे वो मेरा डिक्शन हो या मेरी पर्सनालिटी हो या मेरा हेयर कट हो या मेरा बोलने का स्टाइल हो या मेरा कॉन्फिडेंस हो, सब कुछ। तो मैंने अपने आप को वहाँ पर काफ़ी इम्प्रूव किया, और अच्छी जर्नी रही मेरी बॉम्बे की। फिर वापस आना क्यों हुआ? वापस आना, हाँ ये जो आपने क्वेश्चन किया है, ये हर कोई मुझसे पूछता है कि मैं बॉम्बे से वापस क्यों आई। तो जब मैं बॉम्बे में थी तो कैफ़े वैफ़े उससे पहले कभी गई नहीं थी मैं। तो जब बॉम्बे में जाके मैंने कैफ़ेज़ देखे तो मुझे ऐसा लगा कि ये हमारे ग्वालियर में क्यों नहीं। मुझे ग्वालियर से बहुत प्यार है, मतलब बहुत प्यार है। तो मुझे ऐसा लगा कि इतने सारे कैफ़े बॉम्बे में, हमारे ग्वालियर में क्यों नहीं है, क्योंकि उस टाइम ग्वालियर में 2-4 ही कैफ़े हुआ करते थे। तो मैंने यहाँ पर प्लान किया कैफ़े। अब कैफ़े बन गया, तो मुझे लगा कि कैफ़े बन जाएगा तो मैं अपना बॉम्बे चली जाऊँगी वापस, और कैफ़े चलता रहेगा। बट कैफ़े को मेरी ज़रूरत इतनी ज़्यादा होने लगी कि मैं वहाँ से निकल ही नहीं पाई। जैसे कि कभी स्टाफ नहीं है वहाँ पर या कभी कुछ नहीं। अब आपने ओपन तो कर लिया और रन भी बहुत अच्छा किया, फ़लसफ़ा कैफ़े, काफ़ी नाम भी रहा उसका। तो मतलब ये होता था, मैं सोचती थी अब 5 दिन बाद चली जाऊँगी, फिर कभी बोल रहे कि अभी ये लगना है कैफ़े में, अभी ये, तो नई नई चीज़ों में समझ ही नहीं पाई। उसके बाद 2 साल कैफ़े चला, मैं सोची अब जाऊँगी। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो फिर ऐसा था कि मैं जा ही नहीं पाई। और उसके बाद मैंने ना जब कैफ़े रन कर रहा था तो मैंने ग्वालियर में यूट्यूब पर वीडियोस अपने बनाने स्टार्ट किए। तो वो नेम, फेम और पैसा, तीनों चीज़ मुझे यूट्यूब से भी मिलने लगे। तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैं यूट्यूब आपने लॉकडाउन के दौरान शुरू किया था? लॉकडाउन के दौरान, यस। लॉकडाउन में मैं रोज़ वीडियो बनाती थी अपने। और आपकी डांस एकेडमी चलती थी? हाँ, कैफ़े था। एंड देन लॉकडाउन में यू स्टार्टेड यूट्यूब आल्सो? या।
फिर उसके बाद मैंने जब यूट्यूब के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि इसमें नेम भी है, फेम भी है और पैसा भी है और मेरा घर भी है। मतलब मैं घर पर रहकर ही सारी चीज़ें कर पा रही हूँ, कैफ़े भी रन कर पा रही हूँ। तो मुझे लगा आप जाएंगे, ठीक है, देखते हैं, बॉम्बे जाएंगे। फिर मेरा निकलना हो ही नहीं पाया और मैंने सोशल मीडिया पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया कि मैं अपने घर में रहते कैफ़े भी चला पाऊंगी एंड सोशल मीडिया पर वर्क भी कर पाऊंगी। बिफोर वी टॉक अबाउट सोशल मीडिया, मेरे को एक चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करना, बिकॉज आई नो दिस पर्सनल स्टोरी ऑफ योर्स, कि आप एक डांस शो के ऑडिशन के लिए गए थे। व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? DID, डांस इंडिया डांस, यस। कौन सा सन था ये? आई थिंक 2010 में भी गई थी और 2011 में भी गई थी, यस। तो वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बट वो बहुत फनी भी था क्योंकि मैं सच बताऊँ, मेरे मम्मा पापा बहुत सीधे थे और मेरे को भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। मैं दिल्ली भी पहली बार ही गई थी। तो मुझे ना मैं मैंने 3rd राउंड क्रॉस किए, जिसका सर्टिफिकेट अभी भी है सोशल मीडिया पर। मैं 4th राउंड, जो हम किस्मत की टोपी वाला जो राउंड हुआ करता था, काफ़ी फेमस था वो 4th राउंड होता है। उसमें या तो बहुत अच्छे डांसर होते हैं या बहुत बुरे होते हैं, बट हमको ये लगता है कि यही ऑडिशन राउंड है। ऐसा नहीं है, ये लोगों को पता नहीं है। तो इसलिए मैं बताना भी चाहूँगी कि उससे पहले भी आपके 2-3 राउंड होते हैं। तो मैं गई 3 राउंड पार, 10,000 लोगों में से 60 लोग थे जिसमें मैं थी। जिस हॉल में डांस हो रहा था, पहली बात मैं टेरेंस के लिए इतनी पागल थी कि वो सामने बैठे हुए थे तो मैं उन्हीं को देख रही थी, ठीक है, कि यार मैं इन तीनों को, टेरेंस, गीता माँ और रैमो को, और मतलब टीवी में देखती थी और ये लोग सामने बैठे हैं, तो एक अलग ही क्रेज था। और उस समय था भी क्रेज। हाँ, एंड वहाँ पर AC इतने ज़्यादा तेज़ थे कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड, क्योंकि मुझे कभी एक्सपीरियंस ही नहीं था, आदत नहीं थी। तो मैं जैसे ही अंदर गई ना उस हॉल के, और मेरे से पहले 3-4 लोग थे, उतने टाइम तक मैं एकदम जम चुकी थी बर्फ़ की तरह। जैसे ही मैं स्टेज पे गई, मैंने तीनों को देखा, मेरा सॉन्ग प्ले हो गया, मैंने कुछ किया ही नहीं। ये कैसे? मतलब मैं एकदम ब्लैंक थी। एंड मुझे रेमो सर ने स्पेशली बोला कि निशा, इसमें लिखा है कि तुम एक्सप्रेशन के लिए काफ़ी फेमस हो, आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनका जो फॉर्म रहता है उसमें ये लिखा रहता है कि आप किस बेसिस पर यहाँ तक पहुँचे हो। मैंने बोला हाँ सर। तो आज क्यों नहीं किया? और वो आपको एक ही बार मौका देते हैं, दोबारा आपका सॉन्ग प्ले नहीं करते। तो वहाँ से मैं चुपचाप, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। देन जब मैं बाहर आई, मेरे मम्मी पापा ने 2 दिन से खाना नहीं खाया था, मतलब कल सुबह से लेकर आज शाम तक। और मैंने मम्मी पापा को देखा कि ये लोग कल से खड़े हैं मेरे लिए। मैंने शिट मैन, मैंने क्यों नहीं डांस किया वहाँ पर। पर क्यों नहीं किया था? क्या लगा, मतलब क्या हुआ था? मैं ब्लैंक हो गई थी, मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि क्यों नहीं किया था। एंड मुझे इतना भी पता था क्योंकि जो लोगों ने मेरा ऑडिशन लिया था ना, वो उस दिन भी थे ऑडिशन में, जहाँ हम लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ पर उन लोगों ने मुझे, अरे तुम्हें तो बहुत आसानी से किस्मत की टोपी मिल जाएगी, तुम इतना अच्छा डांस करती हो। तो मैं, मतलब उस दिन क्या हुआ था, मैं पता नहीं अलग ही उसमें थी, मतलब डरी हुई नहीं थी, पर मैं ब्लैंक हो गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। और मैंने ना एक स्टेप भी ऐसे नहीं किया, मतलब मैं ऐसे ही खड़ी थी स्टेज पे, मेरा पूरा गाना प्ले हो गया, मैं ऐसे ही खड़ी रही। और उन्होंने बोला निशा आपने नहीं किया, मैं तो भी सुनती नहीं, ठीक है नेक्स्ट टाइम आना। जी सर। एंड मैं बाहर चली गई, मतलब कोई नहीं। और जो सर लोग थे जिन्होंने सिलेक्ट किया था, वो लोग भी बोले कि अरे क्यों नहीं किया यार, कितनी अच्छी डांसर हो तुम। मैंने उनको भी कुछ नहीं बोला। मतलब मैं जब बाहर गई ना, मुझे तब रोना आया। मतलब जैसे ही मैंने मम्मी पापा को देखा, तब मुझे एकदम से रोना आया कि मैंने ये क्या कर दिया, क्यों। और इस चीज़ का रिग्रेट मुझे शायद लाइफ टाइम रहेगा। तो मतलब इतना करीब जाने के बाद अगर ऐसा कुछ हो जाए कि आपको मौका भी मिला और आप फिर भी ऐसे, मतलब किस्मत की टोपी जो थी वो मेरे ऐसे ही थी, बिल्कुल पास में। और नेवरदलेस, मतलब बावजूद इसके आज आप जानी जाती हो अपने नृत्य के लिए ही, ठीक है, तो ये बहुत मज़ेदार है। तो निशा, इतना सारा एक्सपीरियंस लिया आपने, जहाँ पे आपने DID में ब्लंडर्स किए, आपने TV पे एक्ट किया, मुंबई रहे, वापस आके फ़लसफ़ा शुरू किया, इन सब चीज़ों में आपको क्या लगता है कि आपका कौन सा ऐसा माइंडसेट और कौन से ऐसे बिलीव्स जो आपको बहुत हेल्प किया? बिकॉज जब आप ज़मीन से आते हो ना, मतलब ज़मीन से आने का मेरा बहुत मतलब ये है कि जब आपकी हम्बल बिगिनिंग होती है, आपके पास किसी तरह का कोई रिसोर्सेज नहीं होते, आप खुद बना रहे हो, एक कमरे के मकान में रह रहे हो और वहीं एकेडमी भी चला रहे हो, और उसके बाद आज आप यहाँ तक पहुँचो, तो क्या माइंडसेट आपको बहुत हेल्प करता है?
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना अपनी चीज़ों को लेके एकदम क्लियर रहना चाहिए। मतलब आपको लोग बहुत कुछ बोलेंगे, आप सबकी सुनो, और हो सकता है उसमें कोई अच्छी एडवाइस भी आपको दे रहा हो, बट आपका क्या क्या गोल है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, वो करो। और डांस मेरे लिए पैशन है, मतलब इट्स अर्निंग बाद में आई है। मतलब अगर मैं कभी भी देखूं, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे लिए ना शुरू से ये सेट था, मुझे डांसर ही बनना है। अब चाहे कोई मुझे डिमोटिवेट करे या कुछ भी करे, मुझे उस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब आप बहुत छोटे लेवल से यहाँ तक पहुँचते हो ना, तो आप ये समझ लो कि आज आपने कपड़े भी पहने ना, वो डांस की वजह से पहने हैं। तो ये हमेशा माइंड में रहना चाहिए कि आज मैं जो भी हूँ ना, वो सब डांस की वजह से हूँ। ब्यूटीफुल। तो ये चीज़ मुझे हमेशा, मतलब एवरीडे, मतलब भाई इन सब के बीच में कभी ना कभी तो ऐसे मोमेंट्स आते हैं ना, जब आपको सेल्फ डाउट होता है, जब आपको लगता है यार कि मतलब आप जैसे चीज़ें चाह रहे हो वैसी नहीं हो रही हैं कई बार। तो खुद पे भी कई बार लगने लगता है कि यार मैं इतनी ग्राइंड भी कर रही हूँ, हासिल कर रही हूँ, सब चीज़ें हैं, बावजूद इसके मैं नहीं समझता कि अभी नहीं, लेकिन लाइफ में 19 साल में ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे। तब आप कैसे उससे डील कैसे करते हो? वो जो खुद के मन में कभी कभी सेल्फ डाउट आने लगता है कि क्या ये मैं सही भी कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। पहली बात तो मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ कि मैं सही कर रही हूँ, मुझे जो करना है वो मैं करती ही हूँ। मतलब ऐसा सेल्फ डाउट कभी सेल्फ डाउट नहीं होता? कभी मुझे सेल्फ डाउट नहीं आया कि मैंने कैफे खोल लिया तो क्यों खोल लिया, है ना, मैं तो अच्छा खासा बॉम्बे में करियर बना रही थी। नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब खोल लिया, अब इसको बहुत अच्छे से करना है। मतलब जो काम मैं करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो मैं कर रही हूँ वो मुझे बहुत अच्छे से करना है। जब मैं यूट्यूब के लिए कर रही थी, काफ़ी सारे लोग बोले थे अरे क्या ये यूट्यूब पर डांस कर रही है ना, बट जब बन गया तो आप एक फ़ोटो क्लिक करा लो। तो मुझे ऐसा लगता है जो भी आप काम कर रहे हो ना, उस पर पहली बात तो लाइफ में कभी रिग्रेट करो ही मत। नहीं हुआ ना कोई चीज़, शायद वो आपके लिए नहीं होगी। आप, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अपनी साइड से ना 100% दो किसी भी चीज़ में। जो पीछे छूट गई उसे छोड़ दो। जो आप कर रहे हो इस वक्त, आप इंस्टाग्राम पे वर्क कर रहे हो, आप 100% करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सेल्फ डाउट जो रहता है ना कि अरे मतलब मैं जो ये करना था मैं नहीं कर पाई, तो मुझे आज कोई रिग्रेट नहीं है बॉम्बे छोड़ने का। मुझे ऐसा लगता है कि बॉम्बे में उस टाइम जो लोग थे मेरे साथ में, बहुत सारे लोग अपने अपने घर वापस जा चुके हैं। कुछ लोग बन गए, कुछ लोग नहीं बन पाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं नाम कमाया हो या ना कमाया हो, अपने शहर में तो थोड़ा बहुत कमा ही लिया। तो सेल्फ डाउट ऐसे कभी मुझे नहीं आया कि मुझे ये, मतलब मुझे किसी भी चीज़ पर रिग्रेट भी नहीं है और ना सेल्फ डाउट है। तो कई बार होता है ना कि लोग ये बोलते हैं, बोले कि यार हमारा शहर हमें ग्रो नहीं करने दे रहा, जब आप छोटे शहरों से होते हो, और आप ये बोल रहे हो कि नहीं, इफ़ यू कैन कम बैक टू योर ओन सिटी and that city can give you a lot of opportunities and naam, fame, whatever that you want, even money, ठीक है। तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे कि जो ये, मतलब कई बार लोग ये मान के बैठे हैं कि जो लोग आज डांस भी कर रहे हैं वो चीज़ें कि नहीं यार हम शायद बड़े शहर में होते तो हम शायद ज़्यादा सक्सेसफुल होते या ज़्यादा बेहतर होते, ज़्यादा ग्रो करा होता। सबसे पहले छोटे शहर में सक्सेसफुल होना बहुत ईजी है, ये लोगों को पता ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो छोटा शहर है, आप अपने कॉन्टैक्ट्स बहुत जल्दी डेवलप कर सकते हो, है ना, चाहे वो सोशल मीडिया हो या पर्सनल लेवल पर हो। और अगर आप फर्स्ट, आपका बिहेवियर अच्छा है, आपको हर कोई सपोर्ट करेगा। लोग बोलते हैं कि उनको सपोर्ट नहीं करते, अरे आपके माइंड में पहले से ही सेट है ना कि मुझे इस इंसान से काम के लिए मिलना है। आप ये सबसे पहले निकाल दो कि मुझे ये इतना बड़ा इंसान है इसलिए मुझे इससे मिलना है, एंड ये मेरे घर की बाई है, इससे मुझे क्या ही करना है। नहीं, अगर वो बाई आपके घर पे नहीं आएगी ना तो आपका घर साफ भी नहीं होगा। तो आपको इक्वली रखना पड़ेगा एंड बिना मतलब के किसी से मिलना पड़ेगा, तब शहर आपको प्यार देगा। आप छोटा प्रोग्राम हो, बड़े प्रोग्राम हो, अगर आपकी अवेलेबिलिटी है तो आप हर प्रोग्राम को अटेंड करो, आप हर किसी के घर जाओ जब लोग आपको बुलाते हैं, तो शहर आपको बिल्कुल प्यार देगा। और जितना शहर आपको प्यार देगा ना, उतना दूसरा शहर आपको कभी नहीं देगा। दूसरे शहर में हाँ होता है, मतलब कहते हैं ना अपने घर का बच्चा सबको प्यारा होता है, तो वही सेम चीज़ है कि अपने शहर का बच्चा भी तो सबको प्यारा है। आज मैं कहीं भी जाती हूँ, हमारे शहर की बेटी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ग्वालियर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और इसी पे हम बात करते हैं कि तुम्हारी इन्फ्लुएंसर जर्नी है, जो यू नो नाउ यू हैव गुड फॉलोइंग ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम। तो ये जो इन्फ्लुएंसर वाली जो चीज़ निकल के आई है ना, अब आप सिर्फ डांस नहीं कर रहे हो बट यू आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल, तब आपके पास ब्रांड डील्स भी हैं,
लोग आपको आपके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, बिकॉज नाउ यू ऑल्सो योर फेस हैज़ अ वैल्यू, जो उनको भी दिख रहा है कि हाँ यार इनके साथ अगर अपने प्रोडक्ट्स को कोलैबोरेट करेंगे, ब्रांड के कोलैबोरेशंस होंगे तो उन्हें फ़ायदा मिलेगा। तो एक तो मुझे ये बताओ कि ये जो यहाँ से ये जो शिफ्ट आया, जब आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, ये जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ये सब चीज़ें, ये कैसे हुआ? कैसे, मतलब लाइक कि हाउ वाज इट लाइक कि शुरू किया और हो गया, या फिर इसके पीछे क्या जर्नी है? इसके पीछे ऐसी कोई जर्नी तो नहीं है इन्फ्लुएंसिंग में, बट मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने क्या किया कि मैं तो ऑलरेडी डांसर थी, इन्फ्लुएंसिंग से मेरा ऐसा कुछ खास वो नहीं था। बट जब लोग आपकी लाइफ जर्नी देखते हैं कि वो जीरो से हीरो बनी है, तो ऑब्वियस आपको लोग इंटरव्यूज़ के लिए बुलाते हैं और आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन जाते हो। लोगों को सोशल मीडिया पर पता ही नहीं कि ब्लॉगर क्या है, इन्फ्लुएंसर क्या है, एक्टर क्या है, एक्ट्रेस क्या है, मतलब सब अपनी प्रोफाइल में इन्फ्लुएंसर लिखकर बैठे हैं। बट मुझे लगता है एक अच्छा इन्फ्लुएंसर वो है जिसकी आप पर्सनल लाइफ में भी जाकर देखें और वो बहुत अच्छा इंसान है, वो सच में कई लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और किसी भी सब्जेक्ट को लेके अगर वो इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको, तो वो इन्फ्लुएंसर है। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी कर रहा है और आपने बोला अरे ये बहुत बड़ा, मतलब सिर्फ फॉलोअर्स देख के आप इन्फ्लुएंसर डिसाइड नहीं कर सकते कि उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर। ज़रूरी नहीं जिसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं वो अच्छा इन्फ्लुएंसर है, जिसके 100 फॉलोअर्स भी हैं, बट वो लोगों को कुछ अच्छा सिखाता है या उसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रखा है, वो भी मेरे नज़र में बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंसर लोगों ने मुझे बनाया है, मैं अपने आप नहीं बनी। लेकिन ब्रांड्स तो देखते हैं ना, नंबर्स देखते हैं, ब्रांड्स तो उन्हीं के पास जाते हैं जिनके पास मिलियन फॉलोअर्स हैं। लोग भी उन्हीं को थोड़ा अप्रोच करते हैं, उन्हीं के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। 100 फॉलोअर्स वालों के पास कोई जाता नहीं है। हाँ, ये अभी एक नई चीज़ मैं भी देखती हूँ कि लोगों ने सिर्फ फॉलोअर्स देख लिए, उसने कैसे फॉलोअर्स बढ़ाए, क्या किया। पर आप एक चीज़ देखना, इन्फ्लुएंसर्स के बारे में मैं बोलूँगी कि जितनी जल्दी इन्फ्लुएंसर फेमस होता है ना, उतनी जल्दी गिर भी जाता है। आप देखिए 2 साल पहले कोई और फेमस होगा, 1.5 साल पहले कोई और फेमस होगा, 1 साल पहले कोई और। तो इन्फ्लुएंसिंग वाला जो पार्ट है, आप उस पर डिपेंड नहीं रह सकते, या आप उसके जैसे कई लोग बोलते हैं मैं बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे पास इतने मिलियंस फॉलोअर हैं। जिस दिन बाय चांस आप इंस्टाग्राम डिलीट हो गया, आपकी खुद की वैल्यू क्या रह जाएगी? करेक्ट। तो आप ये बोल रहे हो कि भाई आपकी जो वैल्यू है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फॉलोअर्स नहीं है, आप क्या करते हो उसकी वजह से फॉलोअर्स हैं। यस, ऑफ कोर्स। और ये हर किसी को मालूम होना चाहिए। एक्चुअली लोग ये भूल ही गए हैं कि जिस दिन इंस्टाग्राम और यूट्यूब या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चले जाएंगे, उस दिन आपकी क्या वैल्यू है। करेक्ट। जरूरी नहीं ना आप दोबारा से अकाउंट बनाओगे किसी और दोबारा से आपके इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे। टिकटॉकर्स थे, उन्होंने रील्स बनाई, नहीं चल पाई, तो सारे लोग नहीं चले, सही बात है, बहुत लोग छटनी हुए है ना, बहुत सारे लोग। मतलब जरूरी नहीं कि जो टिकटॉकर्स थे वो अच्छी रील्स भी बना पाए, या जो अच्छी रील्स बना रहे हो वो टिकटॉकर्स भी रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बट लोगों ने क्या सोच लिया कि यही बस अब यही दुनिया है, इसके लिए कुछ भी करो। मतलब आपने देखा होगा कि अपने ग्वालियर में अभी निकाला भी गया है कि हाईकोर्ट ने आदेश दे दिए हैं कि कोई भी वल्गर कंटेंट नहीं डालेगा, बिकॉज पता है कि आपने तो वल्गर कंटेंट डाल के छोड़ दिया, बट जो लोग देख रहे हैं, मतलब बच्चे देख रहे हैं या गर्ल्स देख रही हैं, ये ऐसा कर सकती है, मैं क्यों नहीं कर सकती? ये बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट? ये बहुत ज्यादा हो रहा है, एंड आई वांट टू टॉक अबाउट इट। Yes. इसलिए क्योंकि जो नया बच्चा है ना, 16, 17, 18 साल का, जो अभी अपनी इंस्टाग्राम जर्नी लेट से शुरू कर रहा है, उसे लग रहा है कि मैं कुछ कंटेंट बनाऊँ, ये चीज़ है। जब वो ऐसे लोगों को देखता है कि यार इस तरह का कंटेंट चल रहा है, तो वो खुद भी ऐसा ही बनाने के लिए बहुत मोटिवेट होते हैं कि हम भी यही करने लग जाते हैं। ये शॉर्टकट है, यहाँ पे बहुत जल्दी व्यूज आएंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, ये चीज़ होगी। यस, बट इसका एंड क्या है? इसका एंड तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, सोशल मीडिया के सारे इन्फ्लुएंसर या जो भी सोशल मीडिया पर वर्क करते हैं, कि ज़िंदगी सोशल मीडिया नहीं है। आपको अपनी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग रखनी चाहिए कि कल के दिन सोशल मीडिया नहीं भी रहे ना, आपकी पर्सनालिटी में कमी नहीं आनी चाहिए। कहीं से कहीं तक ये नहीं होना चाहिए कि अरे नहीं सोशल मीडिया चला गया तो मेरा खुद का वजूद खत्म हो गया। इवन सोशल मीडिया चला भी जाए ना, आपका खुद का वजूद बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से आप नहीं हो। सोशल मीडिया आज इंस्टाग्राम चला रहा है, कल ऐसे 10 प्लेटफॉर्म और लाके खड़ा कर देगा आपके लिए। करेक्ट। बट आप क्या हो, अगर आपने अपना अच्छा व्यवहार बनाया है और आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी है, तो उस सोशल मीडिया से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ हो रही है ना, वो हो रही है कि आज बच्चे अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी वर्थ, अपने कैसा दिखते हैं उसके स्टैंडर्ड्स, हर चीज़
को आंकते हैं कि सोशल मीडिया पे कैसे लाइक्स आ रहे हैं, कितना वैलिडेशन हमें वहाँ मिल रहा है। एज एन इन्फ्लुएंसर कई बार हम अपने आप को महसूस कर रहे होते हैं, हम देखते हैं अच्छा यार एक पीस ऑफ कंटेंट डाला है, इस पे कितने लाइक्स आए, कितने शेयर हुए, क्या ये चीज़ है। वायरलिटी को हम सब चेज कर रहे हैं जाने अनजाने में, या हम आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ डूइंग दैट। कभी कभी होता है कि हम देखते हैं कि अच्छा ये क्या कुछ चीज़ है, बट वो सही मायने में वैलिडेशन नहीं होता। आई विल टेल यू अ ग्रेट एग्जांपल, लाइक कि जैसे फॉर एग्जांपल एक पीस ऑफ कंटेंट आपने डाला इंस्टाग्राम पे और सेम पीस ऑफ कंटेंट डाला यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे चला, इंस्टाग्राम पे नहीं चला, इंस्टाग्राम पे चला, यूट्यूब पे नहीं चला। नाउ व्हाट इज इट? इट इज मतलब इससे ये बताते हैं कि यार ये कंटेंट के बारे में उतना ज्यादा है ही नहीं, राइट। आप एक चीज देखो, मतलब कुछ हैपनिंग कुछ होगा ना, कुछ शादी हो रही है, उसको देखना इंसान पसंद नहीं करेगा, पर किसी घर से कुछ चोरी हो गई उस वीडियो को 10 बार देखेगा, है ना, या कुछ किसी के साथ गलत हो गया, जैसे वो ड्रम वाला वीडियो चल रहा है अभी, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए दिस इज नॉट गुड। This is not a joke also. हाँ, yes, किसी की लाइफ चली गई उससे, और आप क्या कर रहे हो, वो ड्रम को लेके रील्स बना रहे हो, आपके लिए कंटेंट खड़ा, मतलब आपने लाइफ को मजाक समझ लिया है। कितना इनसेंसिटिव हो गए लोग। यस, एंड वो लाइक्स फॉलोअर्स के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि लाइक्स नहीं आ रहे। पता है इसका सबसे एक मेन चीज मुझे क्या लगता है, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपना जो बैकअप है ना, एक काम का रखो, तो वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगा। आपके कितने लाइक्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इट्स ओके, मेरा काम तो चल ही रहा है ना। अब लोगों मेरा काम ये है ही नहीं, ये लाइक्स और ये सब काम है ही नहीं, मेरा काम कुछ और है। राइट, मतलब अब जैसे मैं डांस क्लास रन करती हूँ और मैं सोशल मीडिया पर भी काम करती हूँ, तो मुझे बहुत घंटों घंटों हो जाते हैं, एक दिन निकल जाता है, मैं देखती ही नहीं हूँ कि कितने लाइक्स आए कितने, क्योंकि मेरा काम तो कुछ और है ना, और मैं इस पर भी वर्क कर रही हूँ। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम ये भी है, पर वो सब कुछ नहीं है मेरे लिए। राइट, तो आप इतना ध्यान, अब क्या लोग सुबह उठ गए अपनी रील बना रहे हैं, अच्छा घर में जिनको डांस करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो सब कुछ कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, वही इन्फ्लुएंस वाली बात, उसने ऐसा किया मैं ये क्यों नहीं कर सकती, उसने ऐसे कपड़े पहने मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, आपने पहनने शुरू कर दिए, भाई वो गाली दे रहा है मैं क्यों नहीं दे सकती हूँ, करेक्ट, है ना। अरे आप हर चीज, अब आप ये बताओ, कोई नॉलेज दे रहा होगा ना, कोई इंग्लिश सिखा रहा होगा आपको, उसके पेज पे फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही बात, क्योंकि वो अच्छा ज्ञान दे रहा है ना। हमेशा नेगेटिव चीज आपको अट्रैक्ट करती है, और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अभी भी नेगेटिव चीजें आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं और आप उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, पर पता है क्या होता है, फिर एल्गोरिदम भी इनको ज्यादा पुश कर रहा है। हाँ, उसके देखो एट द एंड सबको पैसा चाहिए, उनका तो व्यूज बढ़ रहे हैं ना। अब आपको क्या लग रहा है आपके व्यूज बढ़ रहे हैं, अरे आपके व्यूज तो बढ़ ही रहे हैं, उसमें जो इंटरनेट लग रहा है तो पैसा बड़ी कंपनीज को ज्यादा मिल रहा है, पर लोग ये चीज भूल चुके हैं। लोगों को क्या लग रहा है इसमें ये ऐसा हो गया, इसमें ये ऐसा हो गया। एंड अगर कंटेंट की बात भी गए हैं कि वो चलता है या वो नहीं चलता है, तो जिससे लोग अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं ना, वो कंटेंट हमेशा चलेगा। जिससे लोग अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, वो कंटेंट कभी नहीं चलेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा कंटेंट हो। राइट, अब जैसे मेरा डांस का पॉडकास्ट चल रहा है, तो जो डांसर्स होंगे वो अपने आप को शायद कई हद तक रिलेट कर पाएंगे इस डांस के पॉडकास्ट से। हर किसी का अपना एक एरिया है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस भी है कि आप हर जगह, नॉट एवरीबॉडी इज योर ऑडियंस। यस, और ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये बात मैं तो कह रही हूँ, आपके 100 फॉलोअर्स भी रहे ना, आप उसमें भी खुश रहो, बिकॉज पता है क्या है, वो जो आपका कंटेंट है ना वो उसको पसंद करते हैं वो लोग। अब जैसे इसी चीज़ पे मैं आपको बताऊं कि कई बार मैं ब्रांड्स का प्रमोशन करती हूँ, तो किसी ब्रांड पर काफ़ी रीच चली जाती है, कोई डाउन हो जाते हैं, तो मुझे बोलते हैं अरे मैम वो आपने डाले था वो रील तो इतने पर ही अटक गई, बिकॉज वो अपने आप को रिलेट नहीं कर पाए उस रील से। मेरा जो ऑडियंस है वो एक साबुन के कंटेंट से नहीं रिलेट कर पाया खुद को, क्योंकि वो ऑलरेडी बॉडी वॉश यूज़ करता है, जस्ट एग्जाम्पल। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उसको पुश नहीं कर सकते ना कि नहीं आप साबुन देखो, भाई उसको बॉडी वॉश लगाना है, वो बॉडी वॉश ही लगाएगा। सो जिससे ऑडियंस रिलेट कर पाती है वो वही कंटेंट देखती है। और कई बार क्या है, अगर आप ज़्यादा इसमें घुस जाओ, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ हेडेक ऑल्सो। आप हर बार क्वेश्चन करते हो, क्योंकि यहाँ पे 4 लोग वैसे भी तो आ रहे हैं ना आपकी फीड में, जो लोग ये बता रहे हैं, बोले कि मैं आपको सही स्ट्रैटेजी बताता हूँ, कैसे कंटेंट बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, आओ मेरे वर्कशॉप में, मैं सिखाऊंगा कि कैसे वायरल कंटेंट बनाया जाता है, कैसे पुश किया जाता है। जब ये चीज़ होती है तब आप सोचते हो कि यार कि कुछ मेरे में ही खोट है। नहीं, और पता है लोग ये भूल, दिस इज गुड क्वेश्चन एक्चुअली, पता है लोग ये भूल गए हैं कि जो वो लोग बोल रहे हैं ना कि मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे वायरल हो गए, आप उसके खुद के फॉलोअर्स देखना पहले। हाँ, तो सही बात है ना, है ना। अगर वो वायरल करने वाला होता तो वो खुद के फॉलोअर्स ना बढ़ाता सबसे पहले, एंड जो वो आपको बता रहा है ना वो ऑलरेडी गूगल पर लिखा हुआ है। हमने जब पहली बार कंटेंट बनाना शुरू किया था, मोबाइल से बनाते थे और कैसे चीज़ें, आई नो कि आप कैसे करते थे, आपके पास स्टूडियो और सेटअप नहीं था जब, तो आप तो छत से पे कंटेंट बनाते थे, सारे डांस वो चीज़ें वो वहाँ से किया और उस पर आपको मिलियंस व्यूज आए।
तो वो जो जर्नी है उसको कैसे आदमी अटेन करेगा जो 2 दिन में वायरल हो गया? और वायरलिटी जो है ना वो वैसे भी सक्सेस का कोई मायना है भी नहीं उसका, है भी नहीं, क्योंकि जितना जल्दी आप ऊपर जाओगे उतना जल्दी नीचे भी आ जाओगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करोगे ना जो एक्चुअली आपका ऑडियंस है नहीं है, फिर आपके लिए नहीं है, वो किसी तरीके से बस आ गए हैं आपके पेज पे, फिर आप ये सोचोगे कि अरे यार पहले तो मेरा कंटेंट ऐसे ऐसे जाता था, फिर ये होता था, अब नहीं आ रहा है, तो वो लोग है ही नहीं ना, मतलब छटनी तो हो ही जाएगा। राइट। तो एक चीज़ और मुझे जिस बारे में मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर यंगस्टर्स के लिए और इनफैक्ट सभी के लिए, ये जो क्रिटिसिज्म है जो हमें सोशल मीडिया पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिलता है, उसको कैसे डील करते हैं? सबसे पहले तो कभी भी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में आपने या सोशल मीडिया की लाइफ में आपने अगर ये सोच लिया कि मैं ये जो कर रहा हूँ, फिर आप भूल जाओ कि लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, है ना। वो अगर आपने जिस दिन ये सोचना स्टार्ट कर दिया, अच्छा 2 चीज़ें मैं बोलूँगी। लोग बोलते हैं लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पहली बात तो हम कितना भी कह लें तो भी हम ध्यान देते ही हैं, बिल्कुल देते हैं, ठीक है, तभी तो हम कहते हैं क्योंकि हमने उस पर ध्यान दिया, तभी हमने ये चीज़ कही कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। दूसरा ये मत भूलिए कि लोगों की आपको ज़रूरत है। आजकल लोगों के अंदर एक सेल्फ ईगो आ गया है कि मुझे लोगों की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, कई बार लोग सच भी कहते हैं, आईना दिखाते हैं आपको दिखाते हैं, आपको बिल्कुल पढ़ने चाहिए अपने। मेरे को भी ऐसा लगता है कि लोग स्मार्ट हैं, ऐसा भी नहीं है कि, है ना, लोग ऐसा नहीं है, हाँ। मतलब यू डोंट बिलीव, आप मेरे प्रोफाइल में कभी भी जाकर देखिए, एनी टाइम जाकर देखिए, मैं कोई भी रील डालती हूँ, मुझे नहीं लगता कि आज तक मेरी किसी भी रील पर गंदा कमेंट आया होगा, नेवर, एक भी रील पर गंदा कमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कोई कंटेंट डालती ही नहीं हूँ, मतलब भले व्यूज मिले या ना मिले। मेरे पे तो बहुत गालियाँ आती हैं। मैं तो कोई वैसा कंटेंट बनाता भी नहीं हूँ, कुछ भी चीज़ है, मैं तो लोगों को बल्कि, पर लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए ना। मैंने आपको अभी क्या बोला था कि जैसे कि आप अच्छी बातें मैं क्या करूँ फिर, आप मुझे बताओ। अभी मेरे को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया, मैं क्या करूँ फिर? आप सबसे पहले उन कमेंट्स को पढ़िए, उसमें जो आपको लगता है कि शायद मैं इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता हूँ। इसमें कई सारी चीज़ें, जब हमको ऐसा लगता है कि कोई हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो उसमें कुछ चीज़ें रियलिटी भी होती हैं, चाहे वो मेरे कंटेंट पर भी हो, है ना। मुझको तो आपके कमेंट पे क्रिटिसिज्म नहीं आता आपके वीडियो? मैं सिर्फ डांस की वीडियो डालती हूँ, तो उसमें ज़्यादा लोग, क्योंकि मैं छोटे कपड़े पहन के डांस की वीडियो डालती नहीं हूँ, उससे मतलब नहीं है। हाँ, अब जैसे पता है क्या होता है, 1-2 बार ऐसा हुआ कि लंबे लंबे कमेंट है ना, फेक आईडी से आ गए हैं मेरी उस पर, आए हैं, है ना, आए हैं, तो मैं उनके फॉलोअर्स जाके देख रही हूँ 000, है ना, मतलब वो इंसान मेरा नोन ही है कोई। अच्छा, राइट। ऐसा भी बहुत बार होता है कि जो आपको कमेंट कर रहे हैं, गलत कमेंट कर रहे हैं। आजकल तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि आप कमेंट खरीदने के लिए, पॉजिटिव कमेंट खरीदने के लिए भी पैसे आप दो, आपको पॉजिटिव कमेंट आएंगे सारे। अच्छा, हाँ, सोशल मीडिया पर। एंड जो नेगेटिव कमेंट्स हैं वो भी अपने पर्सनल लोग ही करते हैं कि अरे ये मतलब हाईलाइट ना हो जाए, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको लगता है कि यार ये ऐसे ही बोल रहे हैं, जस्ट इग्नोर। आपको ना कमेंट पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, मतलब जैसे मैं हूँ, मैं तो पढ़ लेता हूँ। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको जो लगता है कि यार इसने ये चीज़ सही बोली है, शायद चाहे वो अपन को गलत लग रहा हो देखने में, बट आपको लग रहा है कि इस चीज़ को यार मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, बट वो तो गाली दे रहा है, तो उसको इग्नोर करो। उसमें वो गाली दे रहा है ना, वो अपना बिहेवियर दिखा रहा है, उसका फ्रस्ट्रेशन है वो, जो उस कमेंट में वो दिखा रहा है, जिसको वो कहीं दिखा नहीं पा रहा है एक्चुअली। घर वाले उसकी सुन नहीं रहे हैं, है ना। दिस इज ट्रू। मतलब लोग गंदा गंदा लिख रहे हैं किसी के लिए। अच्छा, आपको क्या पता कि किसी की लाइफ आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर, शायद वो वैसी ना हो, पर आपने उसको देख के सिर्फ जज करके ना कि ये इसकी लाइफ ऐसी होगी, आपने गंदा गंदा लिख लिया, इसका डाइवोर्स चल रहा है, उसका ये नहीं चल रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चलता है ये चीज़ें, है ना। तो आपको उन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करके कि ये कहीं का फ्रस्ट्रेशन कहीं निकाल रहा है, ये समझ के आप इग्नोर कर दीजिए। जो सीखने वाली चीज़ है वो सीख लीजिए कि भाई अगली रील में मुझे ये नहीं करना है। okay. मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता है। दैट इज हाउ यू हैंडल दीज नेगेटिव कमेंट्स की जो सीखने लायक है वो लिया, हाँ। बाकी भाई तू अपना रखा। हाँ, क्योंकि वो उसका एक्चुअली, अगर जैसे कोई गाली दे रहा है, भाई आपको पता है ना मैंने गाली वाला कोई काम ही नहीं किया, ये गाली क्यों दे रहा है, राइट। हालांकि उसकी गाली से कोई फर्क पड़ता भी नहीं है, सही बात है। फर्क पड़ता है क्या उसकी गाली से? नहीं, आपको क्लियर दिख रहा है कि ये ना सिर्फ कहीं का फ्रस्ट्रेशन कहीं निकाल रहा है, या इसका बिहेवियर, या इसका कोई बेचारा सुनने वाला नहीं है, तो इसने देखा कि 8 कमेंट है, एक मैं कर दूंगा तो 9 हो जाएंगे और मुझे ये कमेंट देख देख के बड़ा अच्छा लगेगा,
है ना। मैं जब से मेरे को थोड़ा बहुत वायरलिटी आई और इस तरह से चीज़ें आना शुरू हुई, पहले तो मैं एक चीज़ बताऊं कि पहले तो कोई कमेंट ऐसे आते ही नहीं थे, फिर ऐसे कमेंट्स आने लग गए। लोग बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, ये सब चीज़ें ऐसा आना शुरू हुआ। और फिर मैंने नोटिस किया कि भाई ऐसा कमेंट आ रहा है, इसका मतलब है मेरा कंटेंट जा रहा है। यस, है ना। तो मुझे ये समझ में आया, अब मैं फिर ये देखने लगा कि मैंने कहा यार गाली वाली नहीं पड़ रही है, बताओ वीडियो पे। अब वीडियो पे गाली नहीं पड़ेगा तो वीडियो जाएगा नहीं। तो फॉर मी इट इज़ मोर लाइक कि ये मज़ेदार है भाई, करो यार, तुमको जो लिखना है जो लिखो। ये चीज़ मैं ना कभी डिलीट करता हूँ ना कुछ है, जो पेज पे जैसा है वैसा पड़ा नहीं तो अच्छा है ना, आप उसको पॉजिटिव वे में लो। हाँ। कि एटलीस्ट लोग नहीं, नहीं, ये बात मुझे तो सही है इस काबिल तो समझा कि वो अपना टाइम दे रहा है मुझे लिखने में, राइट। तो वो आपसे कनेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, इट्स ओके। मैं जब ऐसा हूँ नहीं, या मैं आप ना आप मुझे जानते हो ना मैं आपको जानता हूँ, आप गाली लिख रहे हो या आप मुझे ट्रोल कर रहे हो, अरे तू तुझे कहीं नहीं मिला, वॉटेवर कुछ भी लिख रहे हो, अरे तू कैसे डांस कर रही है, इससे अच्छा तो हाँ ये क्या कोई डांस है, ठीक है। क्या मेरे फॉलोअर्स को उस एक कमेंट से कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, फॉलोअर्स की तो बात अलग है, अपने फॉलोअर्स तो चलो ठीक है। एंड उस कमेंट से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई फर्क, जब आपका, मैंने आपको क्या बोला, आपका जुनून इतना हाई होना चाहिए, आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, बट आपको खुद को पता होना चाहिए कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। सही बात है ना। जब आपको खुद को भी पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, गलत कमेंट आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स फिर यही हो गया ना कि मुझे मतलब ही नहीं है लोगों से। बट अगर आप अच्छा कर रहे हो और गलत कमेंट आ रहे हैं, तो आप उसमें से जो पॉजिटिविटी है वो लो कि मैं इसको क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, एंड जो मतलब का ही नहीं है, मतलब लोग गाली दे रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, तो जस्ट इग्नोर। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, मैं लेके चलती हूँ। आज मोदी जी को बहुत लोग ट्रोल करते हैं, उनके लिए बहुत गलत भी बोलते हैं, जबकि वो हमारे भारत के पीएम हैं। वो अगर इन सबको देखेंगे तो काम करना छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे ना। उनका काम सब वैसे ही चल रहा है, आप उनके बारे में कुछ भी बोलते रहिए, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनको भारत के लिए काम करना है, वो भारत की जिम्मेदारी उन पर है। तो उनके आपको ट्रोल करने से, उनके लिए गलत कमेंट करने से मोदी जी प्रधानमंत्री ही रहेंगे, चाहे आप कितना भी बोल लीजिए। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जो पर्सनालिटी है वो वैसी ही रहेगी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और एट द सेम टाइम आई थिंक कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप पब्लिक स्पेस में आ रहे हो, पब्लिक डोमेन में आ रहे हो, तो आप अपने आप को पब्लिक स्क्रूटनी में रख रहे हो। अब लोग आपको जो मर्जी जैसे चाहे वो क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पुश कर, ये उनका लुकआउट है। आपके लिए ये थोड़ा बहुत मैटर करना चाहिए एक हद तक, उसके बाद ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आप एक बात बताओ, आपको दिन भर में आपको अगर लोग आज की डेट में आपको अप्रिशिएट कर दे, कोई आपको कुछ कर दे, कितना उससे बहुत हमें क्षणिक तो अच्छा लगता है, क्षणिक खराब भी लग सकता है जब हमें कोई बोलता है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या वाकई में हमारी ज़िंदगी बदल जाती है किसी एक तारीफ से, किसी एक उससे? जब हम नए होते हैं तब हमारे लिए बहुत मैटर करता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। वेन डायर नाम के एक बहुत ही प्रोमिनेंट लेखक रहे, उन्होंने बहुत किताबें लिखी और ही वॉज अ वंडरफुल पब्लिक स्पीकर। ही यूज्ड टू टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, पर्सनल डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों पे। तो उन्होंने बोला एक किताब 70s 80s में उसका मेरे पास फीडबैक आया, एक मेल आया जो बहुत ही, उसने कहा कि दुनिया की सबसे वर्स्ट किताब है। दूसरा मेल आया उसी किताब के बारे में, वो बोला कि दुनिया की सबसे बेस्ट किताब है जो मैंने आज तक पढ़ी है। तो उन्होंने कहा, बोला कि मैंने ये दोनों मेल लिए और मैंने इसका उसको भेज दिया, उसका इसको भेज दिया। बोले कि दिस इज व्हाट यू नो द अदर पर्सन हैज सेड। दीज आर ऑल पर्सपेक्टिव्स। आप जहाँ से देख रहे हो आपको भैया वो नहीं दिख रहा है उतना, आपको उजेला नहीं दिख रहा है, तो आप देख रहे हो कि यार ये तो अलग ही चीज़ है, ये बहुत डार्क है या फिर कुछ ऐसा है। वो आपका पर्सपेक्टिव है। आपका पर्सपेक्टिव मेरी रियलिटी नहीं हो सकती। ऐसे में क्या होता है कि जब आप जैसे प्लान करो चीज़ें कि मुझे चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, जब वो नहीं होती हैं तब कैसे हैंडल करते हो उस चीज़ को? तब वेट करो वो चीज़ ठीक होने का। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना, बिकॉज अगर ऐसा नहीं हो रहा है जैसा आप सोच रहे हो, वैसा नहीं हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव फील करने लगते हो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने इतनी मेहनत की तब भी मैं यहाँ नहीं पहुँच पाया, मैंने यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी की, मैं ही नहीं पहुँचा, बाकी सब पहुँच गए। आप उस चीज़ का वेट करो। जब आपको लग रहा है कि मेरा वेस्ट हो रहा है इस चीज़ में टाइम, तब अपनी चेंज कर लो कि आपको भाई मेरा वेस्ट हो रहा है और टाइम की बहुत वैल्यू है, तो आप उस चीज़ को छोड़ के आप दूसरी चीज़ पकड़ लीजिए। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि यार सबका अच्छा हो रहा है, मेरा ही बुरा हो रहा है, तो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2012 में, तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट था मेरे पैर का। तो मैं काफ़ी महीनों बेड पर थी, हॉस्पिटल में भी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई वहाँ पर।
मैं जीवन में डांस तो छोड़ो, चल भी नहीं पाऊंगी। तो मेरे जो डॉक्टर हैं, जब मैंने एक दिन उनसे बोला कि मेरे पैर में बहुत मैं नहीं चल पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने मुझे ना जहाँ मेरी ड्रेसिंग होती थी वहाँ लेकर गए वो मुझे। और वहाँ पर मैंने देखा कि जितने लोग थे ना, सबसे कम मेरे ही पैर में लगी थी। वो तो सबके पैर एकदम कटे फिटे, हाथ पैर सर, मतलब सबकी ड्रेसिंग हो रही थी वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे बोला, ये जितने लोग हैं ना, मुझे सबसे कम तुम्हें ही लगी है। समझ रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी से भी ज़्यादा दुख लोगों की ज़िंदगी में है। बट अपन को क्या लगता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है। आप जब भी आपको ये लगे ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप बाहर निकल के देखो, लोगों के साथ बहुत कुछ हो रहा है। जब हम बात लोगों की कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से लोग हैं आपकी ज़िंदगी में रहे जिन्होंने आपकी करियर में, आपकी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया, और कैसे? सबसे पहले मेरी फैमिली, जो हमेशा आज भी यही चाहती हैं कि मैं बहुत आगे जाऊं। अगर आपकी फैमिली चाहती है तो आगे जाने के रास्ते आपके लिए खुल ही जाते हैं। बट जब आप ज़ीरो होते हो ना, तब बहुत कम लोग आपकी मदद करते हैं। बनने के बाद तो बहुत सारे लोग आपकी मदद करते हैं, पर जब आप कुछ भी नहीं हो आपकी लाइफ में, तो ऐसे लोग जब मदद करते हैं आपकी, वही आपके लिए भगवान होते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी विशाल चतुर्वेदी, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और आज से 15 साल पहले मुझे एक डांस क्लास दी कि निशा तुम यहाँ पर अपनी डांस क्लास ओपन करो, जो कि शहर की सबसे बड़ी डांस क्लास थी। वो डांस क्लास उन्होंने दी। एंड आज जब वो डांस क्लास का कंस्ट्रक्शन है, कैफ़े का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अरविंद अग्रवाल, जिनकी सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग है एथेना ग्वालियर में, उन्होंने अपनी प्लेस दी मुझे डांस क्लास के लिए। यार आज हम देखते हैं कि डांसर्स भी बहुत हैं। हर शहर में आप जाइए, बहुत सारे अंडरग्राउंड बैटल्स हो रहे हैं, बहुत लोग अलग अलग तरीके से डांस कर रहे हैं। डांस एज अ करियर, हाउ डू यू से इट, मतलब कितना बड़ा करियर बनाया जा सकता है, या फिर वाकई में कुछ लोगों को सोचना चाहिए प्लान बी के बारे में भी? नहीं, अभी तो मतलब आज की डेट में तो डांस बहुत अच्छा करियर है, मतलब बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अगर आप एक कम एज में ही क्लासिकल फॉर्म अगर आप कर लेते हो, कोई भी डांस फॉर्म, तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड आप स्कूल में भी जॉब कर सकते हो। अगर आपको अपनी पर्सनल डांस क्लास नहीं खोलनी है तो आप पर्सनल डांस क्लास भी खोल सकते हो। सबसे अच्छा है अगर आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पर कुछ करना है। तो आजकल लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे इंडियंस हैं जो बाहर रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं, तो वो लोग आपसे बॉलीवुड सॉन्ग्स पर यहीं से डांस सीखते हैं। तो आप ऑनलाइन भी सिखा सकते हो। एंड संगीत, मतलब अभी अगर देखा जाए तो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े संगीत हो रहे हैं, और संगीत में बिना कोरियोग्राफर के संगीत हो ही नहीं सकता है। तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे बजट का पैसा मिलता है जब आप करवाते हो। एंड रील्स भी जब आप बनाते हो, मैं आप सभी को भी बताऊंगी कि जब आप रील्स बनाते हो, मतलब आप एक डांसर हो और आप रील्स बनाते हो और आपके अच्छे फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज आपको उन रील्स का पैसा दे रही होती है। जैसे मैं कई सारी रील डालती हूँ, तो आप लोगों को लगता है कि ये रील डाल दी, उस रील के पीछे मुझे एक अमाउंट पे मिला होता है। जैसे एक कंपनी ने अपना सॉन्ग लॉन्च किया, वो उसको रीच में लाने के लिए क्या करते हैं, वो कई सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, डांसर्स, उनको वो सॉन्ग देते हैं और उनको चार्ज पे करते हैं। अच्छा। तो जैसे उन्होंने 200 लोगों को वो सॉन्ग दे दिया और उन्होंने उनको चार्ज पे किया, तो वो 200 लोग उस सॉन्ग पर रील बना के डालेंगे। तो जैसे ही वो 200 लोग उस सॉन्ग पर रील बना के डालेंगे, वो ऑटोमेटिकली वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा। होता है ना, कई बार आप यूट्यूब पे जाते हो और आप देखते हो कमेंट में, भाई कितने लोग हैं रील से यहाँ पर पहुँचे हैं। हाँ, जाते जाते निशा, अगर कोई एडवाइस आप देना चाहें उन यंगस्टर्स को जो शुरुआत करना चाहते हैं, जो कई बार ऐसा मानते हैं कि छोटे शहरों में रह के हम शायद उतना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, जो हमने पहले भी बात की थी, व्हाट इज़ दैट वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहोगे ऐसे लोगों के लिए जो अपनी किसी न किसी कला में अपने आप को निपुण करने की कोशिश कर रहे हैं, या इंस्टाग्राम बिल्ड कर रहे हैं किसी भी तरीके से? क्योंकि आज की हम देखते हैं कि ग्वालियर में बहुत आर्टिस्ट भी हैं, सिर्फ डांस में ही बहुत सारे आर्ट फॉर्म में, चाहे वो म्यूज़िक हो, राइटिंग हो, रैपिंग हो, कॉमेडी हो, सिंगिंग हो, तो आप उनको क्या बोलना चाहते हो? मैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगी कि अगर आपको लाइफ में किसी भी फील्ड में आगे जाना है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या पर्सनल करियर में, आप अपने गोल को एकदम क्लियर रखिए कि मुझे क्या करना है। एंड अगर आप सोशल मीडिया पर वर्क करना चाहते हैं तो आप उसके अलावा भी कुछ करिए। सोशल मीडिया के अलावा भी अपना एक बैकअप प्लान रखिए, जिससे कि कभी सोशल मीडिया बाय चांस ना रहे या उसके जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म आ जाएं, तो आपके लाइफ में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। आपकी लाइफ वैसी ही चलनी चाहिए जैसे चलती है। एंड अपने आसपास के लोगों को
ज़रूर अच्छा रखिए। आपको किसी भी फील्ड में जाना है, इवन आपको यूपीएससी क्लियर करना है जो कि हमारा भारत का सबसे टफ एग्ज़ाम माना गया है, किसी भी फील्ड में जाना है, आपके आसपास कैसे लोग हैं ना, ये उन पर डिपेंड करेगा कि आपका करियर कैसा है। तो अपने आसपास के लोगों को भी अच्छा बनाइए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बातें करिए। कहीं भी आपको लगता है कि नेगेटिविटी है, अब वहाँ से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दीजिए खुद को, क्योंकि लाइफ में आपको अगर कुछ करना है तो पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहना है। और अपने करियर में बहुत कुछ करिए, पर जिंदगी में अच्छा इंसान जरूर बनिए, क्योंकि और श्रवण का पॉडकास्ट जरूर सुनते रहिए। यस, श्रवण का पॉडकास्ट ज़रूर सुनते रहिए। और मैं बहुत एक्साइटेड थी इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि श्रवण मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो मैं कब आऊँगी, हम कब करेंगे, एंड हमने जो इतनी सारी बातें करी, मतलब इतनी सारी बातें हमने वैसे कभी नहीं की, जस्ट हमने हमेशा मौज मस्ती की बातें की। तो ये पॉडकास्ट आप बिल्कुल सुनिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और इंजॉय करिए। थैंक यू सो मच निशा, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट, मज़ा आया मुझे भी।